नमस्कार, आपके शहरों की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले खबर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी। यहां शोषण के मामले में पीड़िता के आरोप पर यूपी महिला आयोग सख्त नजर आ रही है। महिला आयोग ने मामले को दुखद और गंभीर बताया, जिस तरीके से जरीना उस्मानी बता रही है। जी मीडिया पर लगातार हम खबर दिखा रहे हैं और हमारे साथ जरीना उस्मानी जी हैं, महिला आयोग की चेयरपर्सन यूपी की। मैम, इतना संगीन मामला है, मैंने आपको बताया किस तरीके से महिला को लगातार तंग किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसमें किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और क्यों नहीं हो रही? देखिए, अभी मुझे आप ही के द्वारा पता चला है और दुखद है। यदि किसी महिला को कहीं भी इस तरह से अनैतिक रूप से परेशान किया जा रहा है तो, और दूसरी बात ये विभाग का है, तो हम लोग अगर वो हमारे तक आती है तो हम विभाग से पूरी जांच करवाएंगे और जांच मांगेंगे भी कि क्या हुआ, किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है और उनको पूरा न्याय दिलवाएंगे। कई बार शिकायतें भी होती हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। जैसे महिला ने कहा कि 1090 पर उन्होंने कंप्लेन की, उनकी सुनवाई नहीं हुई। सीईओ जो हाईएस्ट अथॉरिटी है प्राधिकरण का, रमा रमन, उनसे भी शिकायत की, लेकिन शिकायत पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे बता दिया गया कि हम तो जानते ही नहीं मामला क्या है। चलिए ठीक है, आपने हमें बताया, हम लोग संज्ञान में लेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो जरूर करवाई जाएगी। ये जरीना उस्मानी जी थी जिनका कहना था कि इस पूरे मामले की पड़ताल वो करेंगी। अगर शिकायत उन तक ऑफिशियली आती है तो उसको देखेंगी, तमाम जो विभाग है उनसे भी जानकारी लेंगी और जो कार्रवाई संभव होगी उनके स्तर पर वो कार्रवाई की जाएगी। जयप्रकाश साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में शोषण के मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि महिला से अभद्रता की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोएडा पहले भ्रष्टाचार का अड्डा था और अब दुराचार का भी अड्डा बन गया है। बीजेपी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भ्रष्टाचार का ही अड्डा बना था नोएडा, अब तो दुराचार और व्यभिचार का भी अड्डा बन रहा है। जिस तरह से वहां की एक महिला अधिकारी ने शिकायत की है, और गंभीर मामला तब हो जाता है जब जिस 1090 की मुख्यमंत्री प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, उस पर भी शिकायत के बावजूद यदि कार्रवाई नहीं हुई तो दुर्भाग्यजनक है। तो अथॉरिटी में शोषण के मामले में कांग्रेस ने सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी का कहना है कि उन्हें नोएडा अथॉरिटी से कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए और खुद सरकार को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए। असल में इसमें पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, और अगर पुलिस भी इसकी एफआईआर नहीं दर्ज करती तो साबित हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं। वहीं एसोचैम के जनरल सेक्रेटरी डीएस रावत के मुताबिक दफ्तरों में शोषण आजकल फैशन है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा मामले में सत्यता की जांच हो, दोषियों को सजा मिले। इंक्रीजिंगली ये फैशन भी बनता जा रहा है, और जो हमने स्टडी निकाली थी वो जाकर के कि अगर थोड़ी सी भी अनबन हो जाती है या अगर काम की धमकी दी जाती है, नौकरी की धमकी दी जाती है, तो ये भी एक हैरेसमेंट का केस बन जाता है। इंडस्ट्री के अंदर में, हर कारखाने के अंदर में एक वीमेन सेफ्टी कमेटी बना दी जाए, जिसमें कि 2 कम से कम लेडीजों और 1 जो है वो जेंट्स हो। इस पूरे मामले में अथॉरिटी के पूर्व सीएओ सुशील त्रिपाठी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुशील त्रिपाठी ने मामले को गंभीर बताते हुए उचित जांच की बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के लिए कमेटी नहीं अगर है तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। सख्त व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कई मामलों में, और विशाखा जजमेंट बहुत फेमस जजमेंट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये निर्देश दिए हैं, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबके निर्देश हैं इसी आधार पर कि प्रत्येक कार्यालय में जहां महिलाएं काम करती हैं वहां पर एक समिति बनाई जाएगी जो किसी महिला ऑफिसर से ही हेडेड होगी। उसमें अधिकांश महिलाएं होंगी, और कोई भी महिला जिसे हैरेसमेंट का कभी कोई मौका आवे, वो निर्भीक रूप से जाके उस समिति को अपनी सारी रिपोर्ट करे, और समिति की जो कार्रवाई होगी उस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश हैं।
दरअसल हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मैनेजर ब्रजेश कुमार पाठक और एसीओ हरीश वर्मा पर उन्हीं के एक महिला कर्मचारी ने शोषण का आरोप लगाया। इस महिला कर्मी का आरोप है कि उसके अधिकारी ने काम के बहाने कई बार उसका शोषण करना चाहा, मना करने पर पहले उसका ट्रांसफर किया, फिर गबन का आरोप लगाकर उसे सस्पेंड किया। अथॉरिटी के कमर्शियल डिपार्टमेंट में काम करने वाली पीड़िता पर्सनल असिस्टेंट के पद पर तैनात थी। उसके मुताबिक शोषण का सिलसिला 2012 से शुरू हुआ। पीड़िता का आरोप है कि एसीओ हरीश वर्मा बात बात पर उन्हें अकेले कमरे में बुलाते थे, काम के बहाने शोषण करने की कोशिश करते थे। जब उसका विरोध उसने किया तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। यानी सीधे तौर पर मानसिक तौर पर प्रताड़ना और समझौते के लिए जो दबाव बनाया, दबाव के एवज में सबक सिखाने के लिए उस पर 35 लाख के गबन का ही आरोप लगा दिया। इसी के तहत पीड़िता को सस्पेंड किया गया है। सीईओ रमारमण से भी उसने मिलने की कोशिश की, लेकिन इंसाफ वहां पर भी नहीं मिला। मशक्कत हुई, मशक्कत के बाद रमारमण से मीटिंग हुई, लेकिन मदद नहीं मिली। महिला ने करीब 10 दिन पहले अथॉरिटी के अधिकारियों पर शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन इन अफसरों का कोई पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। इनसे बार बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सामने आने को तैयार हुए ही नहीं। ये 2012 की बात है। 2012 के बाद एसीओ साहब हैं हरीश कुमार वर्मा जी, वो आए। उनके पास एक और ऊपर चैनल हो गया कि सीओ साहब से पहले एसीओ साहब और फिर सीओ साहब। तो क्या हुआ कि जो ब्रजेश कुमार कश्यप जी थे, 2013 की बात है, कि ऐसा हो रहा था कि मैनेजर जो ब्रजेश कुमार कश्यप है उनको ही ले जाना होता है फाइल, या कोई भी डिस्कशन जो होता है मैनेजर लेवल से होता है। एक दिन उन्होंने थोड़ा सा मुझे वैसे मतलब किया, जैसे फाइल दी तो हाथ टच करना इस तरह से, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा बाई इत्तेफाक इस तरह का हो रहा है, और मैं अपनी तरफ से ही मुझे लगता था कि सॉरी बोल दो, सॉरी सर, और मतलब मैं उस चीज को अवॉइड कर रही थी। जैसे ही मैं फाइल लेके जाती हूँ तो वो कहते इधर से आके बुलाओ, अपने लेफ्ट साइड से कहते कि इधर, मतलब वो चेयर पे बैठे थे सामने और कहते लेफ्ट साइड की तरफ कि इधर आके मुझे समझा दो। मैं थोड़ा दूर से फाइल उनको दे रही थी, तो भी उन्होंने कहा नहीं इधर से आके मुझे समझाओ। जैसे मैं थोड़ा सा पास आई तो उन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ, मुझे टच करने की कोशिश की। मैं जाती हूँ और हर्षा मॉल की फाइल थी एक, उस पर कुछ डिसीजन किए थे इन्होंने 12 जून 2014 को कि वो कुछ लेटर टाइप होना है। तो जैसे ही उन्होंने बुलाया तो मुझसे बदतमीजी करने लगे और कहने लगे कि तुमने घूस ली है, और मतलब बहुत अब्यूज वर्ड यूज करने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये इस तरह का क्यों कर रहे हैं मुझे। मैं आ जाती हूँ और कहते हैं मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं है, कौन है देने वाला पैसे, कोई तो होगा। ये बात करके जैसे ही मैं बाहर आती हूँ तो वो मेरा ट्रांसफर कर देते सीआर सेल पे। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अथॉरिटी में जॉब करनी है कहीं पे भी कर लिए। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग। ग्रेटर नोएडा में तैनात एक महिला कर्मचारी ने अथॉरिटी के सीईओ यानी हरीश वर्मा पर छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। कुछ देर पहले हमने हरीश वर्मा से मुलाकात की थी। इस समय हम अथॉरिटी के गेट के सामने हैं, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो जो महिला कर्मचारी है दरअसल उसने कई तरीके के घोटाले अथॉरिटी में किए थे जिनकी जांच चल रही है। उन जांच पर पर्दा डालने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जो महिला है, महिला कर्मचारी, उसका साफ तौर पर यह दावा है कि उसको यहाँ पर काफी परेशान किया जा रहा था। चूंकि वो एक महिला है तो जो अथॉरिटी के जो सीईओ हरीश वर्मा है वो उनसे कुछ और चाहते थे, लेकिन उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो इस तरह की महिला नहीं है, और उसके बाद से ही उसको फंसाने के जो प्रपंच थे वो शुरू हो गए। फिलहाल सच्चाई क्या है इसकी जांच चल रही है। जो अथॉरिटी के चेयरमैन है रमारमण, उनको जांच, उन्होंने एक 3 सदस्यीय टीम बनाई है जांच के लिए। उस जांच के बाद देखना होगा कि आखिर इस मामले में सच्चाई क्या है। ग्रेटर नोएडा से अनुराग चड्ढा, ज़ी मीडिया। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में डूडा के दफ्तर के बाद जो फायरिंग हुई है, इस फायरिंग में ठेकेदार घायल हो गया है। ये खबर मेरठ से, डूडा दफ्तर के बाहर फायरिंग की खबर आ रही है, और इस पूरी जो फायरिंग हुई है उसमें ठेकेदार के घायल होने की खबर। सिविल लाइन इलाका है, पौष इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर दिन दहाड़े फायरिंग, वो भी डूडा दफ्तर के सामने। आप समझिए कि वहां पर किस तरीके से पुलिस क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है। राजीव, ज़ी मीडिया संवाददाता अधिक जानकारी देंगे, बताइए। निहारिका जी, आपको बताना चाहूंगा सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना है। सूरजकुंड के पास डूडा दफ्तर है जो कि मेरठ का बिल्कुल बीचों बीच शहर का इलाका है। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और वो यहाँ पर जो फायरिंग हुई उसके बाद अफरा तफरी का आलम है। फिलहाल नईम ठेकेदार को गोली लगी है, उसको पहले एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था। उसके बाद
जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अफरा तफरी का आलम है, पुलिस मौके पर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो है बात पुलिस नहीं बता पा रही है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल हमलावर फरार हो गए हैं, पुलिस जांच कर रही है। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मेरठ के बाद अब अगली खबर का रुख करते हैं। अमरोहा से खबर आ रही है, यहां किसान के साथ मारपीट करने वाले दारोगा सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने ये कार्रवाई की इस पूरे मामले में मांग की है। गजरौला थाना इलाके के धनौरा मार्ग पर 2 दिन पहले ये पूरी मारपीट हुई थी और इस मामले में कार्रवाई अब पुलिस की ओर से। अमरोहा की खबर हमने दिखाई थी। पिटाई के आरोप में जो दारोगा और सिपाही हैं वो लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। आक्रोशित होकर इस मामले पर पुलिस के पास में पहुंचे थे। कार्रवाई हुई और उसके बाद दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। दारोगा सिपाही दोनों लाइन हाजिर हुए। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर नोएडा से है। भूमाफिया ने रक्षा मंत्रालय को भी नहीं बख्शा है। नगली नगला गांव में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध फार्म हाउस बनाकर वो बेच दिए गए। साल 1950 में गांव की 432 एकड़ जमीन का रक्षा मंत्रालय ने अधिग्रहण किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में जमीन पर भूमाफिया की नजर पड़ी। इसके बाद बेखौफ माफिया ने दर्जनों फार्म हाउस बनाकर बेच डाले। इस बारे में रक्षा मंत्रालय ने जिला प्रशासन अथॉरिटी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एयरफोर्स ने इस जमीन पर एक चौकी बनाकर करीब 12 लोगों की तैनाती की। बावजूद इसके भूमाफिया का गोरख धंधा चलता रहा। मामले में नोएडा के रहने वाले अजित तोमर ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है, जिसकी अगली सुनवाई 24 मार्च को है। कोर्ट में जिला प्रशासन और अधिकारियों को हलफनामा देना है कि इतने दिनों तक ये कार्रवाई हुई क्यों नहीं। 442 एकड़ जमीन तो एयरफोर्स की है, बाकी की जमीन ऐसी है कि जो कुछ पहले बड़े किसान थे छोड़ गए, कुछ लोगों की सीलिंग में जब सीलिंग चली तो उन्होंने जमीन छोड़ दी। वो जमीन कायदे में सरकार को मिलनी चाहिए थी, एलएमसी होनी चाहिए, ग्राम सभा की जमीन होनी चाहिए, सरकार उसकी मालिक होनी चाहिए। इन्होंने मौका देखा और इससे मिल गए आरओ दफ्तर से उस जमीन में नंगला बहरानपुर गांव बना दिया। हाथरस में स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और मारपीट के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपी यहां अभी भी फरार चल रहे हैं। 13 मार्च का यह वाकया है। थाना सादाबाद इलाके में एक गांव में 6 लोगों ने लड़की के साथ अश्लील हरकत की, उसकी वीडियो क्लिप बनाई, साथ ही लड़की के साथी की पिटाई की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के 6 लोगों ने उसे स्कूल में आते वक्त रोक लिया, अनजान जगह पर वो ले जाकर उसके दोस्त की पिटाई की और उसकी अश्लील वीडियो क्लिप बनाई। ये 6 लड़कों ने मंशा के ने एक लड़की की पढ़ने वाली लड़की थी नाबालिग, उसकी वीडियो क्लिप बनाई थी जिसमें नामजद एफआईआर की गई थी और उसमें से 4 लड़के जो 4 अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया है और अग्रिम विवेचना है। 2 अभी लड़के इसमें फरार हैं, जो उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मेरठ के चौली थाना क्षेत्र में रोडवेज बस की टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मृत्यु हो गई है। हादसा मवाना रोड पर सैनी गांव के पास हुआ है। हादसे में गुस्साए लोगों ने मेरठ मवाना रोड पर जाम लगा दिया है। इस दौरान कई बसों में तोड़फोड़ हुई है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बस को भी कब्जे में ले लिया है। लखीमपुर खीरी के डीएम ने सरकार को जिला कार्यक्रम अधिकारी श्यामा कुमारी के निलंबन के लिए पत्र लिखा है। मामले में डीएम ने ट्रेजरी विभाग के कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्यामा कुमारी पर 2 एनजीओ को गुपचुप तरीके से करीब 1 करोड़ के भुगतान करने का आरोप लगाया। दोनों एनजीओ ने सरकारी योजना के तहत जिले के 3503 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हॉट कुक भोजन परोसा था। अनियमितता पाए जाने के बाद योजना बंद हो गई। शासनादेश जारी हुआ कि बिना डीएम की इजाजत के दोनों एनजीओ को भुगतान नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बिना डीएम से पूछे करीब 1 करोड़ का भुगतान कर डाला। जांच के लिए इसमें सीडीओ साहब की अध्यक्षता में सीडीओ साहब, डीआरएस कार्यालय के वित्त अधिकारी और पीडी साहब की एक टीम गठित की गई थी। उनके द्वारा भी यही रिपोर्ट दी गई है कि जो भुगतान इनको जिलाधिकारी की परमिशन से करना था वो बिना परमिशन के समुचित भुगतान इनके द्वारा कर दिया गया है। ट्रेजरी में जो बाबू थे उनके संबंध में मुख्य कोषाधिकारी द्वारा जो है एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
वहीं समाजवादी श्रवण यात्रा पर गए श्रद्धालु आज लखनऊ पहुंचे। श्रवण यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। ट्रेन 14 मार्च को 1400 यात्रियों को लेकर हरिद्वार ऋषिकेश गई थी। चारबाग पहुंचने पर धर्मार्थ कार्य मंत्री विजय मिश्रा ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। यात्रा से वापस लौटे यात्रियों ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। मंत्री विजय मिश्रा ने इस यात्रा को आगे भी जारी रखने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों में कि जिनका कोई नहीं है, इस कलयुग में एक श्रवण कुमार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस तरह की यात्रा अनवरत चलती रहेगी, अन्यत्र स्थानों के लिए भी अनवरत चलती रहेगी। बुजुर्गों पर मुख्यमंत्री तो ध्यान दे रहे, महिलाओं के रक्षा सुरक्षा पर भी ध्यान दे तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगली खबर आगरा से जुड़ी है, सुरक्षा से जुड़ी खबर एक और। ताजमहल की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया। ताजमहल के नो फ्लाइंग जोन में एक पैराशूट पहुंच गए, जिसकी वजह से ताजमहल पर लगी सीआईएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। इस मामले में ताजगंज थाने में सीआईएसएफ की तरफ से तहरीर देकर जांच पड़ताल आगे की जा रही है। ये हम अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि नो फ्लाइंग जोन है और यहाँ पर पैराशूट कैसे आ गया। सीआईएसएफ से अब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ताजमहल की कई लेवल में सुरक्षा है। सीआईएसएफ सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा पुलिस ने खनन माफिया पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सोमवार देर रात सुरीर इलाके से पुलिस ने 3 ट्रैक्टर, एक जेसीबी मशीन बरामद की है। इस दौरान अवैध खनन कर रहे लोग भाग खड़े हुए। पुलिस बरामद गाड़ी मशीन के मालिकों पर शिकंजा कसने की आगे भी तैयारियां कर रही है। चेकिंग एवं शांति व्यवस्था देखने के में लगा हुआ था। मुझे सूचना मिली कि एक जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर खनन कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं सरकारी जिम्मे हमराई के परसोती गढ़ी के बम्बे पर गया, जो भदनवाड़ा रोड निकला है। जैसे ही मैं उनके समीप पहुंचा तो मेरी गाड़ी की लाइट देख के वो जेसीबी ड्राइवर व ट्रैक्टर ड्राइवर भागने में सफल रहे और मौके से एक जेसीबी मशीन व 3 ट्रैक्टर मैंने थाना परिसर में लाकर दाखिल किए, जिसकी खनन अधिनियम में इनकी जो है कार्रवाई की जा रही है। कर्ज में डूबे किसानों के लिए मार्च के महीने में हुई बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गेहूं आलू की फसल बारिश में तबाह हो गई है। बांदा में भी इसी कड़ी में फसलों को नुकसान हुआ। ऐसे में पहले से तंगहाली में जी रहे किसान परेशान हैं। सरकार से मुआवजे की वो आस है। यहाँ बता भी दें कि किसानों के लिए 200 करोड़ सरकार ने डिसबर्स कर दिए हैं, जब लंबे समय से विपक्ष ने कल ये मुद्दा विधानसभा में उठाया। नुकसान का इतनी नहीं है बाबूजी। अब यह माना कि हमरे 13 बीघा में चना बहुत है, बीजा वापिस नहीं हो सकत कि हम भाव हो जो 30-15 किलो का बीघा वो वापिस आ जाए। इतनी बुरी दशा है। अब यह सरकार के हाथ है, कुछ मदद कैसा की न कैसा की तो जस जे कहू तस जीवे। फर्रुखाबाद में हरे पेड़ों की कटान की जानकारी लेने पहुंचे वन दारोगा पर भी हमले की कोशिश हुई है। वन विभाग में तैनात दारोगा धीरेन्द्र यादव अपनी टीम के साथ मोहम्मदाबाद की एक आरा मशीन पर पहुंचे। यहां उन्होंने आरा मशीन के मालिक सर्वेश से हरे पेड़ों को काटे जाने के बारे में पूछा। इसके बाद सर्वेश और उसके गुर्गों ने पूरी टीम को लाठी डंडे और हथियार लेकर दौड़ा कर पीटा। किसी तरह वहां से निकलने के बाद धीरेन्द्र यादव ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में मामले की एफआईआर दर्ज कराई। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। ये सूचना वैसे भी उन्होंने बताया था और अखबार में मुझे पढ़ने को मिला कि ऐसे किसी लाइसेंस शुदा मशीन पर जो है अवैध रूप से बिना परमिट के पेड़ काट के रखा हुआ था। जांच करने गए थे तो वहाँ होता है कि जो अपने घर में कोई आता है तो कुछ लोग होते हैं वो गुट में इकट्ठे होकर जो है दवा बनाते हैं। तो इनके पास जो है मारपीट तो नहीं किया, लेकिन यह है कि वहाँ उन्होंने जो है काम जाँच करने का अवरोध पैदा करने की कोशिश की। अभियान नहीं चलता, हमारा अभियान रोज ही चलता रहता है। जब जो सूचना मिलती है हम कार्रवाई करते रहते हैं। देवरिया में जी संगम की खबर का असर हुआ है। हमने कल ही एक बुजुर्ग की खबर दिखाई थी जो पिछले 6 महीने से सड़क किनारे पड़ा था। आते जाते लोगों की मेहरबानी से वो इतने समय से बदहाली में रहने की कोशिश कर रहा था, जिंदा था। खबर दिखाए जाने के बाद देवरिया प्रशासन की नींद खुली है। बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। अब उसका इलाज भी कराया जा रहा है। ये वो बुजुर्ग है जिला चिकित्सालय जो पहले मेहरबान नहीं था। खबर देखी जैसे मीडिया में और कार्रवाई का डर सताने लग गया तो उस बुजुर्ग को मेडिकल वार्ड में ले आया, ग्लूकोज यहां पर चढ़ाया गया।
और इनके कमर में कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तभी एम्बुलेंस हमने सीएमओ साहब से बात किया है, सीएमओ साहब भेज रहे हैं एम्बुलेंस, फिर हॉस्पिटल में इनको दाखिल कराया जाएगा और उसके बाद जो भी इनकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की। और गोरखपुर में रसोई गैस की किल्लत, कालाबाजारी के खिलाफ लोकतांत्रिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस अव्यवस्था को दूर करने की मांग की है। वो कह रहे हैं कि जिले में 15 लाख से ज्यादा उपभोक्ता है, लेकिन हर रोज महज 7 से 8 हजार ही गैस की आमद हो रही है। उपभोक्ता गैस गोदाम पर घंटों कतारबद्ध रहते हैं, बावजूद इसके उनको गैस मिलती ही नहीं। डीएम को ज्ञापन सौंपकर इन लोगों ने उचित कार्रवाई की मांग की है।